हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में एंशियंट हिस्ट्री, जिसमें अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित हैं, इनके बारे में थ्योरी और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, आज का यह जो टॉपिक है, यह भारत के सबसे महान और प्रतापी राजा के बारे में जानेंगे। उनके बारे में उनका सबसे पहले इतिहास जानेंगे। उससे रिलेटेड ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, उसके जैसा आपके सामने क्वेश्चंस आएगा। तो दोस्तों, अगर जो आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यह वीडियो जो है सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए स्पेशल होने वाली है। तो दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। देखिए, 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका पुत्र अर्थात इनका उत्तराधिकारी बिंदुसार ये गद्दी पे बैठते हैं। अब 269 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु होने के बाद जो अशोक है, यह राजगद्दी पे बैठता है, अर्थात मौर्य वंश का ये तीसरा राजा होता है। ठीक है, याद करेंगे। तो इसकी महानता आगे हम देखेंगे कि उसको महान कहा गया है, और ये मौर्य वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक था। ठीक है, तो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पे अशोक बैठा। यह किसका उत्तराधिकारी था दोस्तों? बिंदुसार का। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, यानी यह राजा बनने से पहले अवंती राज्य का क्या था? राज्यपाल था। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे है, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। और पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। देखिए, पुराण जो है उसमें इसको क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। क्वेश्चन बनता है, अशोक वर्धन किसमें कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। देखिए, कलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहीं से अशोक का जो है हृदय परिवर्तन होने वाला है, और यहीं से अहिंसा के मार्ग पे चलेगा। ठीक है, तो इसका जो राज्यभिषेक होता है 269 ईसा पूर्व में, उसके बाद 8वें वर्ष के बाद ये 261 ईसा पूर्व में क्या करता है? कलिंग पे आक्रमण कर देता है, और कलिंग की जो राजधानी है तोसली, उस पे अधिकार कर लिया। लेकिन इसमें बहुत सारे ज्यादा लोग मारे गए थे, अपंग हो गए थे, घायल हो गए थे। तो उनकी जो पत्नियां थी वो करोड़ मतलब रो रही थी। उनको देख के इसका हृदय परिवर्तन हुआ, और वहीं से एक उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु था, इसको दीक्षा दिया बौद्ध धर्म का, और यहीं से इसका बौद्ध धर्म की तरफ झुकाव होता है। और यह शैव अर्थात हिंदू धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म में ये शैव धर्म को फॉलो करने वाला था, ये याद रखेंगे आप लोग। तो इसको क्या करता है? इसको छोड़ के और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। यहीं से इसका हृदय परिवर्तन होगा। और अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी था, सुभद्रांगी। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। देखिए, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन होता है, और वहीं से उपगुप्त नामक जो बौद्ध भिक्षु है, यह इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान करता है। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, 261 ये इंपॉर्टेंट है। कलिंग पर अशोक ने कलिंग पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट आपका। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिसका नाम था कर्ज, चुपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी। और अशोक का एक पुत्र दशरथ हुआ, जिसने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि अशोक ने बराबर के पहाड़ियों में कितने गुफाओं का निर्माण किया था? 4। कौन कौन थे? कर्ज था, चुपार था, सुदामा और विश्व झोपड़ी। और अशोक का जो पौत्र दशरथ था, इसने किस गुफा आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की थी? तो नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। ठीक है, किसको रहने के लिए? आजीविकों को रहने के लिए। ठीक है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख है किया गया है,
तथा महामात्रों को आजीवकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। देखिए ये 7वां लेख जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ही आजीवकों का उल्लेख किया गया है कि जो अशोक के महामात्र हैं वो आजीवकों का हितों का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। देखिए आजीवक जो है इसका संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का है इसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी, याद रखेंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। देखिए अशोक के जो पुत्र थे वो बहुत ज्यादा थे, लेकिन इसने अपने खास पुत्र महेंद्र जो हैं इनको और पुत्री जो इनकी हैं संघमित्रा, इनको श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। देखिए बौद्ध परंपरा और लिपि के अनुसार मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट से देखेंगे। चलिए आपका नेक्स्ट है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। देखिए भारत में जब शिलालेख की बात आती है तो सबसे पहले शिलालेख लिखने का कार्य जो है वह अशोक ने किया था। उसके बाद अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। यानी इसके जो लिपि है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, ये अशोक के अभिलेख, शिलालेख और अभिलेख सभी में इसका प्रयोग हुआ है। अब थोड़ा सा ये ध्यान देंगे कि जो भी अभिलेख हैं कहाँ से मिले हैं। तो ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है। खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर और पश्चिम पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। और भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, ग्रीक और अरमाइक आप अफगानिस्तान याद करेंगे, खरोष्टी लिपि जो है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से संबंधित है और भारत से ब्राह्मी लिपि संबंधित है। आप याद रखेंगे ब्राह्मी मतलब ब्राह्मण से संबंधित, ब्राह्मण भारत से संबंधित हैं, तो आप याद रखेंगे ब्राह्मी लिपि अर्थात भारत से, खरोष्टी पाकिस्तान से और ग्रीक और अरमाइक अफगानिस्तान से। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे। खरोष्टी लिपि जो है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। और अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका शिलालेख, एक है स्तंभ लेख और एक है गुहालेख। ठीक है, यानी 3 प्रकार का अभिलेख अशोक ने लिखवाया। एक शिलालेख यानी शिलाओं पे लिखवाया है, स्तंभों पे लिखा है और गुहालेख। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट आपका अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादत्री फैनथाइलर ने की थी और इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या दोस्तों 14 है। इसकी खोज हुई थी 1750 ईसा पूर्व में। कौन खोज किया था? तो इसके खोज करता है पादत्री फैनथाइलर। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट देखेंगे ध्यान से कि शिलालेख की खोज 1750 में हो गई थी, पादत्री फैनथाइलर ने किया था। और जो इसका अभिलेख है इसको पढ़ने में जो सफलता प्राप्त होती है 1837 ईसा पूर्व में, वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद अशोक के समय 5 आपके प्रांत रहते हैं जिनकी राजधानी आप लोग देखेंगे। एक है उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी। ये 5 प्रांत हैं उस समय मौर्य वंश में जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उत्तरापथ जो था प्रांत, इसका राजधानी है तक्षशिला। अवंती जो था इसका है उज्जैनी। कलिंग का जो राजधानी था वो है तोसली। और आगे क्या है? तो दोस्तों आगे है दक्षिणापथ की राजधानी है स्वर्णगिरी। उसके बाद है प्राची यानी पूर्वी प्रांत का जो राजधानी है पाटलिपुत्र था। तो अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। यानी 5 चक्र थे अशोक के समय और चक्र का तात्पर्य प्रांत से है, ये आप ध्यान देंगे। उसके बाद है कि अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीशों को राजूक कहा जाता था। यानी अशोक के समय जो जनपदीय न्यायालय थे उसका जो न्यायाधीश होता था उसको राजूक कहा जाता था। उसके बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। देखिए पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था जो बहुत ही आगे मतलब बहुत ही साहसी वीर समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट था ये शुंग वंश में। और यह बृहदर्थ का सेनापति था। इसे इसलिए नाखुश था क्योंकि यह
एक तो पहले काबिल नहीं था और बौद्धों को ज्यादा बढ़ावा दे रहा था, जो कि पुष्यमित्र सिंह को यह दिखाई दे रहा था कि भविष्य में लग रहा है कि हिंदू तो जो है भारत से खत्म हो जाएगा और इन बौद्धों का राज हो जाएगा। इसलिए खफा होके इसने बृहदत्त को मार दिया और मगध वस्तुंग वंश की नींव डाली और मौर्य वंश 137 वर्ष तक चला था। ठीक है, इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। ठीक, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो आपके सामने ऑप्शन ए है 269 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व। तो सम्राट अशोक जो था वो बिंदुसार के मरने के बाद 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए प्रश्न जो 2 देखेंगे हम लोग। प्रश्न 2 है आपका कि राजगद्दी पर बैठते समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो आपके सामने ऑप्शन ए है तोसली, अवंती का, पाटलिपुत्र का या तक्षशिला का। तो राजगद्दी पर जब अशोक बैठा था 269 ईसा पूर्व में, तो वह उस समय अवंती का राज्यपाल था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है प्रश्न 3, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रयाग स्तंभ लेख, रानी का अभिलेख, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा अभिलेख। तो अशोक का नाम अशोक मास्की एवं गुर्जरा नामक अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। इसके बाद प्रश्न 4 देखेंगे, अशोक ने कलिंग पर कब चढ़ाई की? ठीक है, हम देखेंगे। चौथा है कि अशोक ने कलिंग पर कब चढ़ाई की? तो अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में इसने क्या किया था, कलिंग की राजधानी तोसली पे चढ़ाई किया था और उसको जीता भी था। और यहीं से इसका हृदय परिवर्तन भी होता है और यहीं से ये क्या हो जाता है, बौद्ध धर्म से संबंध बना लेता है। और इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा को किसने दिया था? तो उपगुप्त ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे उपगुप्त। ठीक है, चलिए प्रश्न आपका 5वां है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो अभी मैंने जस्ट बताया कि उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी अशोक को। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से रिवीजन करेंगे। प्रश्न 6 है आपका, कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी नामक 4 गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो मैंने बताया था कि इसका निर्माण जो है अशोक ने किया था। और जो दशरथ है इसने क्या किया था, इसका पुत्र अशोक का, कि जो नागार्जुन की गुफा है इसको आजीविकों के लिए प्रदान कर दिया था। प्रश्न 7 है, अशोक की माता का क्या नाम था? तो अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। प्रश्न 8 है कि अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के 7वें अभिलेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अशोक के जो महामात्र होंगे वो आजीविकों के हितों का ख्याल रखेंगे। इस 7वां अभिलेख में बताया गया। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 9 देखेंगे कि अशोक ने कितने बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था? तो अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग, अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? तो दोस्तों जो जेम्स प्रिंसेप थे इनको ही अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता मिली। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 11 देखेंगे, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? ऊपर हमने देखा है कि भारत में शिलालेख का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, रानी का अभिलेख किस अभिलेख को कहा जाता है? तो रानी का जो अभिलेख है वो कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, रानी का अभिलेख। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा डी सही, कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है। चलिए प्रश्न 13 हो जाएगा कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख जो है रुक्मिणदेही है। यह अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए प्रश्न 14 होगा कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? यानी मौर्य वंश में जो प्रांत थे इसको क्या बोला जाता था, तो चक्र बोला जाता था। ठीक है, चक्र बोला जाता था। तो प्रांतों या चक्रों की संख्या कितनी थी दोस्तों? तो 5 थी। ठीक है, 5। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 5। चलिए प्रश्न 15 पे नजर देखेंगे, तो अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ?
तो कलिंग के युद्ध के बाद क्या हो गया, अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है कि अशोक ने किस अभिलेख में कहा है कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। तो पांचवें अभिलेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य क्या है, मेरी संतान हैं। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ए डी होना चाहिए। प्रथम शिलालेख में कहा है शायद। प्रश्न 17 हो जाएगा आपका कि निम्न में से कौन सी लिपि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। तो जो ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी है, अरमेइक और ग्रीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का डी ही होगा प्रथम अभिलेख। ठीक है, प्रथम अभिलेख में ये कहा गया है कि अशोक ने कहा है कि सभी लोग जो हैं मेरी संतान है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, खरोष्टी लिपि का, अरमाइक और ग्रीक। तो आप याद रखेंगे अरमाइक और ग्रीक जो है अफगानिस्तान से संबंधित है, खरोष्टी लिपि उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से संबंधित है, और ब्राह्मी लिपि क्या है, भारत से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें इन सभी लिपियों का इसके अभिलेखों में प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 18 कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी 150 ईसा पूर्व में क्या किया था, पुष्यमित्र शुंग जो इसका सेनापति था, इसने ही इसकी हत्या कर दी थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इस स्थान पर अशोक ने भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया था। तो बौद्ध जी का जन्म स्थान लुम्बिनी, यहाँ पे क्या किया था, अशोक ने भूमि का जो टैक्स था वो घटाकर 1/8 कर दिया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न 20 कि अशोक की मृत्यु कब हुई थी। तो अशोक की मृत्यु दोस्तों 232 ईसा पूर्व में हुई थी। इसका राइट आंसर 232 हो जाएगा। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।